ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको समझना है कि मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। हमने क्या करा, मैंने इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने एक ऐसे आदमी की अ, एक सिचुएशन पकड़ी कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। सपोज़ करिए आज की डेट में 1 लाख रुपए महीना, 30 साल की उसकी उम्र है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है। तो उसको रिटायरमेंट पे कितने पैसे चाहिए होंगे, राइट? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और रिटायरमेंट में उसको कितने पैसे चाहिए होंगे और क्या उसको आज से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यार आज का वीडियो देखने के बाद थोड़ी-सी घबराहट होगी और थोड़ा-सा मन थोड़ा अपसेट भी होगा। ये वीडियो देखने के बाद प्रॉब्ली यू माइट फील बैड। और ये मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको बुरा लगना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यार अगर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद प्रोबेबली आप एटलीस्ट कॉन्शियस हो जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग करना सिर्फ़ हमारी चॉइस नहीं है यार, ये हम बस ये समझ लीजिए कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर गोइंग टू गेट इंटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, राइट? और ये बात को लैरी फिंक से लेके लैरी फिंक ने 17 देशों का टूर किया है इस बात पे कि बहुत सारा काम इस बात पे तो हो रहा है कि लोग लंबा जिएँ। मतलब मेडिकल साइंस में अलग-अलग दवाइयाँ, सर्जरीज़, इससे ये तो एफर्ट हो रहा है कि लोग के जो इंसान है वो लंबा जिए। लेकिन इस पे रत्ती भर भी काम नहीं हो रहा है कि इंसान अगर लंबा जिए, वो लंबा तो चलो जिएगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा ईयर्स जो उसकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, वो अफ़ोर्ड कैसे करेगा? क्योंकि आप तो रिटायर कर देते हो उसे 62-65 साल की उम्र में, बंदा रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद जो है, वो अफ़ोर्ड कैसे करेगा उस लाइफ को जो आप एक्स्ट्रा लाइफ उसके ऐड कर रहे हो? उस पे किसी के पास जवाब नहीं है। लैरी फिंक ने सिर्फ़ इस बात को लेके 17 देशों का टूर किया और उसने वो इंडिया भी आया और 17 देशों के टूर करने के बाद लैरी फिंक ने अपने ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा लेटर उसने अपने इन्वेस्टर्स को लिखा है। उसने लिखा है टाइम टू रीथिंक रिटायरमेंट। मैंने लिटरली ये पूरा लेटर पढ़ा है। मैंने देख सकते हो आप, मैंने ये मार्क किए हैं चीज़ें येलो कलर में। इतना बड़ा लेटर है, इतना लंबा लेटर है लैरी फिंक का रिटायरमेंट पे कि लोग अपने रिटायरमेंट को अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनको पता ही नहीं है कि वो फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि रिटायरमेंट के लिए प्लान कैसे करना है और हार्डली लोग प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट की। और रिटायरमेंट जनरली ये एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी को समझते हैं कि गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द रिटायरमेंट। डेवलप कंट्रीज़ में तो ये पॉसिबल हो जाता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो यूएस जैसी कंट्रीज़ में या कनाडा जैसी कंट्रीज़ में, ये देख सकते हो आप लेटर कितना लंबा है। लेकिन लैरी विंग का ये कहना है कि डेवलप कंट्रीज़ भी बहुत लंबे समय तक अब लोगों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू लोगों की रखवाली या लोगों का देखभाल नहीं कर सकती। वो नहीं उठा सकती आने वाले टाइम में एक्सपेंसेस का भार। क्योंकि उसकी वजह सिंपल सी है कि जिस तरीके से यूएस हो गया चाहे डेवलप कंट्रीज़ होगी, उन्होंने डेट जो जिस तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने मनी प्रिंट किया है, तो उसपे जो उनका इंटरेस्ट के पे आउट है, राइट? जैसे यूएस के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट आज की डेट में, जो उन्होंने इतना बड़ा डेट जो इश्यू किया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का पे आउट ही इतना बड़ा हो गया कि अब जो भी वो जीडीपी उनकी है, उसका मेजर कंपोनेंट जो है वो इंटरेस्ट के पे आउट में उनका पैसा जाता है। तो सिमिलरली अब उनके लिए ये, क्या वो लोगों की सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे या उनके हॉस्पिटलाइजेशन और उनकी एजुकेशन को फ्री करेंगे और उनका रख-रखाव करेंगे बुढ़ापे में, या वो इंटरेस्ट का पे आउट करेंगे? ये सिस्टम बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। लैरी फिंक को ये चीज़ समझ में आ गई है। उसने लेटर बताया अपने इन्वेस्टर्स को और क्लाइंट्स को। इतना लंबा लेटर, उसके अंदर मैं चीज़ें बताऊँगा, लेकिन ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, आपको समझना है कि मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के एंड तक कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आ जाए। नहीं भी आता है तो भी ठीक है, मैंने एक अटेम्प्ट मारी। समझ आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, आप कोशिश करना अपने एंड पे भी रिसर्च करके देखना कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो कैलकुलेशन में। द होल आइडिया इज़ टू मेक यू अवेयर। आज से इस बारे में सोचना शुरू करो।
एक काम करते हैं, हमने क्या करा, मैंने इस कैलकुलेटर के अंदर मैंने एक ऐसे आदमी की एक सिचुएशन पकड़ी कि वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, सपोज़ करिए आज की डेट में 1 लाख रुपए महीना, 30 साल की उसकी उम्र है और वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, तो उसको रिटायरमेंट पे कितने पैसे चाहिए होंगे, राइट? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और रिटायरमेंट में उसको कितने पैसे चाहिए होंगे और क्या उसको आज से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ये कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप यहाँ पे अपनी चीज़ें उस हिसाब से डाल के भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए होगा। आपने ये एक्सरसाइज़ हो सकता है पहले भी करी हो। इम्पोर्टेंट है जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ वो इसके कैलकुलेशन के एंड में समझाऊँगा। तो अभी हाइपोथेटिकल मैंने एक बंदा पकड़ लिया कि जिसकी 1 लाख रुपए की जिसकी तनख्वाह है पर मंथ, राइट? और उसको उसकी 30 साल की उसकी उम्र है। तो उसको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे? तो जैसे उसकी यहाँ मैंने डाला 30 साल उम्र, रिटायरमेंट की एज मैंने डाली 60। उसके बाद ये पूछता है कि 60 के बाद आपको क्या लगता है और कितना जियोगे? तो मैंने 60 का पकड़ा कि यार एवरेज है, चलो पकड़ लेते हैं 75 ईयर्स तक बंदा जिएगा। इस वक़्त जो देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जैसे इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.10% का मैंने इन्फ्लेशन रेट पकड़ा। मैंने पकड़ा कि प्रेज़ेंट लिविंग एक्सपेंस मतलब मैंने ये पकड़ा कि 1 लाख रुपए में से 20% की सेविंग करेगा बंदा, 20,000 रुपए की, तो रिमेनिंग जो उसका पैसा है 80,000 रुपए ये उसका एक्सपेंस पे चला जाता है, ठीक है? 30 साल की एज एक ऐसी एज है जहाँ पे बंदे की शादी भी हो जाती है, हो सकता है बंदा अपने नए फ्लैट में मूव किया हो, नहीं भी होगा तो रेंट में होगा, उसके काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं डिसेंट और ये एक्सपेंसेस आगे बढ़ने वाले ही होते हैं। उसके पेरेंट्स भी उस पे कहीं न कहीं डिपेंडेंट होने लगते हैं, उसकी फैमिली साइज़ भी बड़ा होने लगता है। तो जनरली मैंने फिर भी यहाँ पे बहुत एक कहते हैं ना कि मैंने एक उसकी सेविंग कितनी होनी चाहिए, तो मैंने पकड़ा कि 20% कम से कम आपकी सेविंग होनी चाहिए आपकी इनकम की। तो मैंने यहाँ पे 20% सेविंग 20,000 रुपए निकाल के 80,000 रुपए खर्चे डाल दिए और यहाँ पे ये है कि रिटायरमेंट के बाद क्या लगता है कितना परसेंट आपके खर्चे कम हो जाएँगे? तो मैंने पकड़ लिया कि चलो अब बंदा अपनी ज़िम्मेदारी से फ्री हो जाता है। तो मैंने बस ये पकड़ लिया कि रिटायरमेंट के बाद 30% का कमी आएगी एक्सपेंस में। ये 80,000 रुपए जो है वो 30% से कम हो जाएँगे। और यहाँ पे ये कि पूरे इन 30 सालों में कितना रिटर्न जो है वो एक्सपेक्ट कर कर रहे हो आप। तो मैंने वो रिटर्न ये पकड़ा कि स्टॉक मार्केट ने पिछले 10 सालों में 11% का रिटर्न दिया है। मैंने 11% ही रिटर्न पकड़ लिया कि इन 30 सालों में मैंने 11% का रिटर्न पकड़ लिया कि 11% का रिटर्न आएगा। इन्फ्लेशन मैंने पकड़ी 5.10। इन्फ्लेशन जो इस टाइम जो हमारे देश में जो इस टाइम चल रही है, एवरेज वो 5.10 के करीब चल रही है। वैसे तो ये 6.70 भी थी 2022 में, ये पूरा डेटा है। ये पूरी दुनिया का डेटा है जहाँ पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। लेकिन काफ़ी जगहों पे डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। मैंने अपना पकड़ा जिसमें 5.10 इज़ द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है? तो ये पकड़ा 11% का मैंने एक एवरेज रिटर्न ये मैंने दिखा दिया वो कहाँ से पकड़ा और रिटायरमेंट के बाद भी जो फंड होगा उस पे कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न। तो मैंने 3% का रिटर्न पकड़ा। मैंने 3% इसलिए पकड़ा कि अगर 11% की अगर 11% का अगर रिटर्न है और 8% का उस टाइम अगर इन्फ्लेशन रेट पकड़ ले तो नेट आपका 3% का रिटर्न आएगा, ठीक है? 5 लाख रुपए की मैंने एक पकड़ ली करंट सेविंग है और 20 लाख रुपए जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह से मिलेंगे फ्यूचर में जैसे बंदे की कुछ पॉलिसीज़ चल रही होती हैं। तो 20-25 लाख रुपए का इंतज़ाम है रिटायरमेंट पे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब मैं कैलकुलेट का बटन दबाता हूँ, तो ये निकल के आता है कैलकुलेट पे कि पर मंथ जैसे आज जिस बंदे की 1 लाख रुपए का खर्चा है, उसको 2,49,000 2,50,000 रुपए का खर्चा होगा उसका रिटायरमेंट पे पर मंथ और उसको कॉर्पस चाहिए होगा 5 करोड़ 23 लाख के आसपास, ठीक है? और उसको इस वक़्त जो उसको इन्वेस्टमेंट करनी है वो 13,181 की करनी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार ठीक है ना, वो तो आपने पकड़ ही लिया 20,000 रुपए, ठीक है? तो ये तो डूएबल है। ये डूएबल लगता है, लेकिन ये तब लगता है जब इन्फ्लेशन हमारी 5.10 है, ठीक है? मैं सिर्फ़ 5 अब यहाँ पे इन्फ्लेशन के नंबर को थोड़ा बहुत ट्वीक करता हूँ और आपको ये देखने को मिलेगा कि हम किस कि अगर ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो लिटरली इसको अचीव करना, इस नंबर को अचीव करना बहुत मुश्किल दिखेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस
को 6% इन्फ्लेशन कर देता हूँ। 30 सालों में इन्फ्लेशन कोई 5% तो रहेगी नहीं। मैं जैसे ही 6% करता हूँ, तो ये 7 करोड़ रुपए चाहिए। 7 करोड़ रुपए आपको चाहिए होंगे कॉर्पस में, और आपका खर्चा जो होगा हर महीने वो 3,21,000 रुपए का हो जाएगा। मैं इन्फ्लेशन को अगले 30 साल में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक एवरेज पकड़ लेता हूँ, 10% की इन्फ्लेशन। और 10% की इन्फ्लेशन जब आप पकड़ते हो तो आपको हर महीने आज से 1 लाख रुपए महीने का आपको अ, यू नो एसआईपी या आपको हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कैसे करोगे? तो ये 10% बड़ी भयानक सी आपको एक इन्फ्लेशन की स्थिति दिखती है। अगर आप 6% भी पकड़ते हो, तो भी आप देखते हो कि एकदम यहाँ पे 20,000, और अगर आप 7% पकड़ते हो इन्फ्लेशन एवरेज, तो आप देखते हो कि 31,291। आप ये देख रहे हो, ये फिगर हर महीने आपकी 1 लाख रुपए की तनख्वाह में से आपको इतनी पर कमिटमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आप रिटायरमेंट पे आपको ये कॉर्पस आ सके, क्योंकि आपका महीने का खर्चा जो 1 लाख रुपए का है, वो 4,26,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये फिगर्स आप भी अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। और ये जो सबसे भयानक मुझे लगता है, वो ये फिगर है कि अगर मैं इसको 8% भी पकड़ लूँ, तो ये फिगर उठ के 46,881 हो जाती है। और मैं 9% पकड़ लूँ, तो ये फिगर 68,900 हो जाती है। और ये देख रहे हैं अभी कि ये हर महीने, और ये कॉर्पस बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जो इन्फ्लेशन है, इस टाइम जो इन्फ्लेशन का रेट है वो हमारा 5%, 5.10% के आसपास है। अब इन्फ्लेशन सीधा-सीधा मनी सप्लाई जब मार्केट के अंदर, जब इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। अगर हम मनी सप्लाई की बात करें, तो पिछले 10 सालों में ये इंडिया की मनी सप्लाई का ग्राफ है, और ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है मनी सप्लाई का ग्राफ। और ये कोई इंडिया की पर्टिकुलर बात नहीं है, पूरी दुनिया में ग्राफ बढ़ रहा है। हमारा कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा है, चाहे वो हम यूएस से जब हम कंपेयर करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कोई डाउन नहीं जा रहा है। जब ये मनी सप्लाई का ग्राफ साल दर साल बढ़ रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि इंडिया मनी सप्लाई रोज बाय 10.9% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। तो ये जो मनी सप्लाई का ग्राफ जब इस रेट से बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन को आने वाले सालों में बढ़ना ही बढ़ना है। ये इन्फ्लेशन, हम जिस कैटेगरी में रहते हैं, जिस कैटेगरी में मिडिल क्लास रहता है, जिस कैटेगरी में वो गाड़ी भी लेता है, ब्रांडेड कपड़े भी लेता है, एंटरटेनमेंट भी करता है, थीम पार्क भी जाता है, साल में छुट्टी मनाने भी एक आध बार वो इधर-उधर जाता है, तो उस कैटेगरी में इन्फ्लेशन नौ जो 5.10 की कैटेगरी है, उससे ऊपर ही होती है इन्फ्लेशन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में कि 9% का इन्फ्लेशन का रेट, या ये बहुत रीज़नेबल है। इससे ऊपर भी हो सकती है इन्फ्लेशन, राइट? आप तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलोगे। आज की डेट में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, राइट? तो आप ये देख सकते हो कि इन कंट्रीज़ से हमारा कोई कंपैरिज़न नहीं है, लेकिन जो इन्फ्लेशन अगर आप देखो, तो इंडिया का 6.70 है, और बहुत सारे देश जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 10% से ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो आप देख सकते हो, राइट? सो और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उनके भी इन्फ्लेशन के जो रेट्स हैं, वो काफ़ी हाई चल रहे हैं। हमने देखा था कि यूएस पीछे 9% तक पहुँच गया था। यूएस का नौ 2% का टारगेट है, वो 2% के टारगेट से कभी नीचे नहीं आ पाया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली हमारा इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन का रेट सीधा-सीधा जो हमारा जो मनी सप्लाई है, उस पे वो डिपेंड करता है, और मनी सप्लाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। अपनी इन फिगर्स के हिसाब से आप यहाँ पे फिगर्स डालोगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप रेडी हो आगे रिटायरमेंट के लिए। और लैरी फिंक का ये मानना है, मैं आता हूँ वापस उस आर्टिकल पे। लैरी फिंक का ये मानना है कि दुनिया का इस टाइम जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है, वो यही है कि लोग जो है रिटायरमेंट में अफोर्ड ही नहीं कर पाएँगे, राइट? और ये इतने बड़ा जो उसने ये लेटर लिखा है, इस लेटर के अंदर उसने ये चेतावनी देने की कोशिश करी है कि उसने इनफैक्ट अपने पर्सनल एग्ज़ाम्पल दिया, अपने पेरेंट्स का एग्ज़ाम्पल दिया है कि कि आने वाले टाइम में बहुत बुरा हाल है, क्योंकि उसका ये कहना है कि लोग जो है, उन लोगों के पास जो है, वो कैपिटल मार्केट्स का एक्सेस नहीं है, ना ही कैपिटल मार्केट्स में उनका विश्वास है। लैरी फिंक कहता है कि मैं इंडिया की विज़िट पे भी आया, और इंडिया की विज़िट पे मैंने फिगर आउट किया कि यहाँ की गवर्नमेंट से उसे, यहाँ के लोगों से बात करने पे उसे इनपुट ये मिला कि यहाँ के लोग स्टॉक मार्केट में कम विश्वास करते हैं, और गोल्ड में
ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिसको लेके गवर्नमेंट खुश नहीं है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि इकोनॉमी में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करती। गोल्ड में इन्वेस्ट होता है और वो लॉकर में चला जाता है। तो गवर्नमेंट परेशान है कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस करे कि वो गोल्ड से निकल के इक्विटीज़ या कैपिटल मार्केट में एंटर करें। यही चीज़ लैरी फिंक कहते हैं कि अमेरिका के पास एडवांटेज है कि लोगों का वहाँ की स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट में बहुत विश्वास है। 50% से ऊपर लोग जो है वहाँ कैपिटल मार्केट्स और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो फिर भी ज़्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं इन कंपैरिज़न टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे कैपिटल मार्केट्स इतनी बड़ी है ही नहीं, और अगर हैं भी तो उसमें लोगों का विश्वास नहीं है। तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ कोई आपको बिटकॉइन सेल नहीं कर रहा हूँ या ये नहीं कर रहा हूँ। आपको अपनी आँखें खोल के ये समझना पड़ेगा कि क्या मैं रिटायरमेंट को अफ़ोर्ड कर पाऊँगा आज से 20 साल, 25 साल पहले, चाहे आप 25 साल के हो तो आप एक रिटायरमेंट की एज तो आपने सेट की होगी। आप उसको कैलकुलेट करो कि यार क्या लगता है मैं कितना इन कर पाऊँगा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर पाऊँगा, मैं क्या फ रिटायर हो पाऊँगा? और अगर रिटायरमेंट का मैंने एक 10% की कैटेगरी 10% की कैटेगरी, ये मिडल क्लास की कैटेगरी जहाँ पे चीज़ें 10% से बढ़ रही हैं। तो क्या ये कैटेगरी अगर ये 10% की कैटेगरी कर देता हूँ, तो क्या कोई आदमी इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकेगा? 99,000 जिसकी जिसकी तनख्वाह ही ₹1,00,000 होगी, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कैलकुलेट करना कि रिटायरमेंट अनअफोर्डेबल है। अगले 30 साल बाद, 25 साल बाद, कीपिंग इन इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही है, ऊपर ही जा रही है, क्योंकि जो मनी सप्लाई है, वो भी नीचे नहीं आ रही। सो पूरी दुनिया का यही सीन है, यही सिनेरियो है। किसी भी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई टेम्परेरी आप रेट हाइक करके उसको कम कर लेते हो मनी सप्लाई को, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ईयर ऑन ईयर देखा यही जा रहा है कि मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती जा रही है, और मनी सप्लाई जब इकोनॉमी में बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी कंसिस्टेंटली बढ़ती चली जा रही है। तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ के चलना है। आपको ये 5% की इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से नहीं चलना है। अगले 30 साल में मनी सप्लाई भी कई गुना बढ़ेगी। तो उस हिसाब से जब आप प्लान करोगे तो आप देखोगे कि मैं एक हायर एंड पे अगर इन्फ्लेशन रेट पकड़ता हूँ, तो आप देखोगे कि रिटायरमेंट में इतना कॉर्पस कैसे लेके आओगे आप? तो आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई जाके अब आप रिस्की एसेट में कुछ भी आप कर लो, ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स नहीं। आपको एक बास्केट के अंदर अपनी जो भी एक इन्वेस्टमेंट की बास्केट है उसमें बिटकॉइन को जगह देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो एक ऐसा पोटेंशियल एसेट है जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है रिटर्न्स का सबको बीट करता है, राइट? तो अब ये आपके ऊपर है, आपको नहीं भी करना है तो भी क्वेश्चन आपके लिए खड़ा है कि आप रिटायरमेंट को अफ़ोर्ड करोगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैलकुलेट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट है। लैरी फिंक का मानना है कि ये अगला पैंडेमिक है, कि भाई रिटायरमेंट लोग अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे, और वो अपने क्लाइंट्स को बेसिकली ये लेटर डाल के कह रहा है कि उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो इसी चीज़ पे फ़ोकस्ड हैं कि लोग रिटायर हो सकें। और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी प्रोडक्ट बना रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी वहाँ के सेंट्रल बैंक और वहाँ की जैसे जियो के साथ यहाँ मिलके वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहा है कि लोग कंफर्टेबली रिटायर हो सकें। हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, ये तो वक़्त बताएगा, क्योंकि उस समय क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्या मनी सप्लाई है, क्या इकोनॉमिक सिनेरियोज़ हैं, किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बनता है, क्या क्या वॉर लाइक सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी। ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। लेकिन आपको आज अपनी तैयारी करनी है, राइट? लेज़ी मत बनिए यार, कोई फ़ायदा नहीं लेज़ी बन के। आज ही इस पे काम करना शुरू करिए, सोचिए। आपको क्या लगता है, आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं? अगर क्या आपने कभी ये कैलकुलेटर पहले यूज़ किया है? अगर किया है तो एक बारी कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना, और अपने लोगों से भी शेयर करना, बिकॉज़ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बारी लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।